नमस्कार, स्वागत है आप सभी का DTV भारत के खास कार्यक्रम हेल्थ केयर में, जहां हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको रोगों से लड़ना है, कैसे स्वस्थ रहना है और उसके साथ ही हर रोगों के विशेषज्ञ से भी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं और कैसे हम उन रोगों से बच सके, क्या करें क्या ना करें, ये सभी जानकारी हम आपको देते हैं इस खास कार्यक्रम में। तो आज भी हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हैं जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, जो कि बिहार के जाने माने और सीनियर शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर R के हिमांशु जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हिमांशु जी DTV भारत पे। थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि शिशु रोग विशेषज्ञ जो कि शिशु से जो भी संबंधित बीमारियां होती है उनको देखता है। हाँ, सही बात है। शिशु के संबंधित जितनी बीमारियां, जितनी तरह की बीमारियां हों, उसका ख्याल रखता है शिशु रोग विशेषज्ञ और उसका इलाज करता है। तो अभी हम ये जानना चाहेंगे शिशु में, जब शिशु रोग विशेषज्ञ जो होता है, क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है उसके बाद से ही उसमें कहीं ना कहीं छोटी बड़ी बीमारियां आने लगती हैं, तो उसके बाद से क्या मतलब चैलेंजिंग रहता है एक डॉक्टर के लिए उस शिशु को देखने में? हाँ, पहले तो है कि जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, न्यू बॉर्न जिसको कहते हैं, तो ध्यान रखना पड़ता है कि वो ठंडा के दिन में, अगर ठंडे मौसम में पैदा हुआ तो उसको हाइपोथर्मिया, ठंडा से कैसे बचाया जाए। बहुत ख़राब स्थिति होती है हाइपोथर्मिया के लिए, तो हाइपोथर्मिया से बचाना पड़ता है। दूसरी होती है कि निमोनिया होने का बहुत डर रहता है। तीसरी बात होती है उसको जॉन्डिस होने का डर रहता है न्यूबॉर्न में। ये दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। चौथी बात है कि उसका फीडिंग पर ध्यान रखा जाए कि समय समय पर उसको दूध पिलाया जाए, जो उसका टाइम है कि हाँ भाई घंटे घंटे दूध पिलाना है, कैसे पिलाना है। तो हाइपोथर्मिया से बचाना, ठंड से बचाना, निमोनिया से बचाना और उसके फीडिंग का ध्यान रखना, इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। पैदा होते ही इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। और सबसे जो गंभीर बीमारी होती है जो एक शिशु के जन्म लेने के बाद यदि हो सकती है, तो वो क्या होती है और कैसे उसका इलाज होता है? हाइपोथर्मिया बहुत खतरनाक है, निमोनिया दूसरा है। दो बीमारी बहुत खतरनाक है, हाइपोथर्मिया और निमोनिया। हाइपोथर्मिया और निमोनिया, तो इससे किस तरह से कैसे इसका इलाज करें कि वो जो शिशु है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए? हाइपोथर्मिया से बचाने का उपाय है कि बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उस समय उसके पूरे शरीर को, बॉडी को भींगा हुआ रहता है, मदर के पेट से निकलता है। उसकी सफाई ठीक से कर दी जाए, उसको सूखा हुआ कपड़ा में लपेट के रखा जाए। और ये जो निमोनिया उससे तब निमोनिया नहीं होगा, ठंडा रहेगा, ठंडा से बचा रहेगा। यही तो है तरीका शुरू में। और आजकल की बात करें तो सबसे ज़्यादा गंभीर बीमारियां बच्चों में क्या पाई जा रही है जो कि काफ़ी खतरनाक होती है? अभी हमारे पास जो आ रहा है, या बच्चों डॉक्टर के मैं बच्चे वाले डॉक्टर के पास जा रहा होगा, वो है जैसे डायरिया। बहुत ज़्यादा डायरिया नहीं है, लेकिन डायरिया, वोमिटिंग, उल्टी और पैखाना जिसको कहिए, फीवर के साथ कुछ है, फीवर है, उसे डिहाइड्रेशन हो जाता है। ये भी एक जानलेवा बीमारी है बच्चों में। पैखाना, उल्टी और फीवर होना ये जानलेवा बीमारी है। इससे बचाने का तरीका है कि ये ना हो, इसका प्रिवेंट किया जाए। तो ये ना हो तो इसके लिए कि सफाई का ध्यान रखा जाए, बच्चे के खान पान में सफाई का ध्यान रखा जाए। खान पान में वो ऐसा कोई चीज़ ना दिया जाए जिससे उसको पैखाना होने लगे, ज़्यादा पतला पैखाना होने लगे, उल्टी होने लगे। इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। ये जो डायरिया की आपने बात की जो कि काफ़ी गंभीर और ख़तरनाक, तो ये डायरिया होता कैसे है? बच्चों में इसके लक्षण कैसे पाए जाने लगते हैं? डायरिया का कई कारण है, कई तरह के डायरिया होता है। एक होता है कि अगर खाने में अगर इन्फेक्शन है, कोई दूध जो पिला रहे हैं उसमें इन्फेक्शन आ गया, जो हाथ से खाना खिला रहे हैं उसमें इन्फेक्शन आ गया, जो भी फूड मटेरियल है उसमें इन्फेक्शन अगर आ गया है ना, तो वो इन्फेक्शन पेट में जाकर बच्चे को डायरिया, पतला पैखाना कराने लगता है और उसको उल्टी भी कराने लगता है। तो दोनों जब होता है तो कहते हैं गैस्ट्रोइंटेराइटिस हो गया है ना। डॉक्टर बोलता है गैस्ट्रोइंटेराइटिस हो गया है। तो वैसे हालत में डिहाइड्रेशन हो जाएगा, डिहाइड्रेशन होगा तो बच्चा का जान भी जा सकता है। तो ऐसे पोजीशन में चाहिए कि बच्चे को जब ये स्थिति हो जाए कि उल्टी और पैखाना तो दोनों हो रहा है, तब बच्चे के डॉक्टर के पास ले जाए और उसका चेकअप कराए।
और ऐसे में बच्चों को अपने खान-पान पे काफ़ी ध्यान देना होगा, बच्चों के अभिभावकों को। तो क्या कुछ ऐसे खाने-पीने में ध्यान देना होगा? क्या हिदायत दी जाती है कि बच्चे ये सारी चीज़ें खाएँ तो स्वस्थ रहेंगे? बच्चों को पहली चीज़ है कि जो भी बच्चा हो 5 साल तक, वो बाहर की जो चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं, एक ग्रुप है जंक फूड। जंक फूड में आता है चिप्स हुआ, कुरकुरे हुआ, पावरोटी हुआ, बिस्किट हुआ, टॉफ़ी हुआ, इस तरह की चीज़ों से एकदम परहेज़ करना है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, बच्चे को पेट में बीमारी होगा, बच्चे उल्टी करेंगे, पैखाना करेंगे, बच्चे का कब्जियत होने का शिकायत रहेगा और वो दिन पर दिन खाना छोड़ते जाएगा। माँ यही शिकायत लेके आती, खाना नहीं खा रहा है, कब्जियत हो गया, पैखाना ठीक से नहीं करता है। और कुछ बच्चा पैखाना ज़्यादा करता है, तो दोनों बात होती है। तो खाने पीने में बच्चों का ध्यान रखना होता है कि बाज़ार का बना हुआ जो इस तरह का सामान है या बाज़ार फुटपाथ पर जो बिकता है सामान, बहुत सस्ता में लोग गरीब लोग खरीद के खिला देते हैं बच्चे को, उससे अपने को बचें। मक्खी बैठा हुआ, ये बैठा हुआ, धूल गलता है, तो उससे इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस रहता है। और बच्चों की भी एक आदत होती है कि उन्हें ज़्यादातर जो हेल्दी चीज़ें होती हैं जिसमें काफ़ी विटामिन और प्रोटीन होता है वो उन्हें पसंद नहीं आता है, तो वो भी चाहते हैं कि वो चिप्स खाएं, चॉकलेट्स खाएं, मैगी खाएं। तो ऐसे में कोई क्या ऐसा रिप्लेसमेंट भी होता है जब आपके पास जो माँ होती है, जो माता पिता शिकायत लेके आते हैं, तो आप ऐसा क्या रिप्लेसमेंट देते हैं कि बच्चे फिर उसे कुछ तो होता होगा ना, जैसे टेस्ट से लेकर जो हेल्दी भी होता होगा, और डॉक्टर्स जो बच्चे को सलाह देते होंगे कि वो खाना चाहिए जिससे उन्हें काफ़ी कह सकते हैं कि भारी मात्रा में कैल्शियम विटामिन मिले। पसंद के अनुसार बच्चे को पहली बात है कि उसके पसंद के अनुसार मदर को चाहिए कि खाना तैयार करे, खाना घर में ही तैयार करे। घर में जैसे हम सबका खाना बनता है तो बच्चे के लिए स्पेशल खाना तैयार करे। खिचड़ी हुआ, दाल डाल कर, कई तरह के दाल मिला के और चावल मिला के खिचड़ी गला करके खिलाए। चोखा और भात, उसमें थोड़ा घी डाल दे, चावल गीला भात बनावे और उसमें थोड़ा घी डाल दे या चोखा में थोड़ा घी डाल दे, तब पौष्टिक हो गया, ताकत का भी चीज़ हो गया। बच्चा पसंद करता है चावल और चोखा, आलू का चोखा खाना या ये खिचड़ी खाना। शुरू में तो रिफ्यूज़ करेगा, लेकिन धीरे धीरे उसको आदत पड़ेगी। दलिया होता है, दलिया थोड़ा महंगा पड़ जाता है, मार्केट में भी मिलता है, लेकिन खिचड़ी, चावल, चोखा इस तरह की। थोड़ा बड़ा बच्चा हो गया तो दाल रोटी, दाल पिलाना सिखाते हैं। दाल भी बहुत पौष्टिक है। जिस तरह से बच्चे तो एक खाने पीने पे भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन इसमें जैसा कि आपने बताया कि दाल रोटी ये आदत हम लोग लगा देंगे, यदि गार्जियन लगा दे तो वो फिर खाने के आदी हो जाते हैं। बिल्कुल। और अभी कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में वैक्सीनेशन की तो सुविधा केंद्र सरकार और हमारे देश में तो उपलब्ध, लेकिन बिल्कुल बच्चे के लिए वैक्सीनेशन की सुविधा नहीं है। तो ऐसे में बच्चों को किस तरह से सुरक्षित रहना चाहिए, और ऐसे में बच्चों के लिए क्या कुछ है? जिसको अगर उस घर में किसी सदस्य को कोरोना है, हो गया है, तो उनसे उनको अलग आइसोलेट करके रखना चाहिए, है ना। जो खांस रहे हैं, कोरोना हो गया है, उसे आइसोलेट करके रखना चाहिए। हॉस्पिटल में बच्चे को ना ले जाएं जहाँ की बहुत तरह की बीमारियां हैं, बहुत तरह के मरीज रहते हैं। बचाने का तो यही तरीका है कोरोना से। और बच्चों में भी इम्यून की कमी कई बार देखी जाती है। कभी-कभी बच्चे जो होते हैं वो खेलते-खेलते थक जाते हैं, या किसी काम में उनका मन नहीं लगता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़ करने में उनका मन नहीं लगता है, तो ऐसे में फिर क्या करें? ऐसे में जांच करके देखते हैं कि किस चीज़ की कमी है। जैसे आयरन की कमी, खून की कमी होती है, तो हम आयरन देते हैं। खून को पूरा करने के लिए दवा देते हैं। अगर विटामिन की कमी है तो उसमें हम मल्टीविटामिन कई कंपनी बनाती है, जो प्रीपेयर्ड है, वो ऑलरेडी प्रीपेयर्ड है, और वो बच्चा आराम से ले लेगा, मदर को भी इजी होगा देने में, टेस्टी भी होता है। तो मल्टीविटामिन देना और आयरन देना, और चूँकि ग्रोथ की भी ज़रूरत होती है बच्चों को, चाइल्ड एज में ग्रोथ भी ठीक डेवलप करे। मदर आती है तो कहती है कि मेरा बच्चा बढ़ नहीं रहा है, तो थोड़ा कैल्शियम वगैरह भी देना चाहिए। इस तरह की बात होती है। तो हम कोरोना काल की बात कर रहे थे हिमांशु जी, और क्योंकि वैक्सीनेशन बच्चों के लिए नहीं बनी है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए भी कई तरह की वैक्सीनेशन आती हैं। टीकाकरण बच्चों को भी होता है, कई बीमारियों से वो जो टीका है वो बच्चों को बचाता है। क्या कुछ वो बीमारियां हैं, और कितने प्रकार के वैक्सीनेशन होते हैं, ये बता दीजिए।
बहुत तरह का वैक्सीनेशन है ना। और हर उम्र में अलग अलग वैक्सीनेशन पड़ता है जो बच्चों को कई तरह के बीमारियों से बचाता है। जैसे निमोनिया से बचाने के लिए वैक्सीनेशन है, डायरिया से बचाने के लिए वैक्सीनेशन है, इसके बाद ये बुखार से बचाने के लिए वैक्सीनेशन है। इस तरह से आप पांच को बहुत इम्पॉर्टेंट है, 5 डिजीज़ जिससे बचाने के लिए वैक्सीनेशन है। और ये मोर्टेलिटी रेट घटाया जा सकता है देश का, अगर वैक्सीनेशन देते हैं तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे, उनका डेथ नहीं होगा। डेथ होगा तो वो वैक्सीनेशन से बचे रहेंगे। तो कई तरह की वैक्सीनेशन है जो कि अवश्य देना चाहिए। और आपने बताया कि सबकी अलग-अलग एजेस पे बच्चों को वैक्सीनेशन पड़ते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम बात करें 10 से 12 साल की उम्र में, या फिर सबसे कह सकते हैं कि अंतिम जो एज होता है वो कौन-सा होता है जब बच्चों को वैक्सीनेशन आखिरी चरण का देना चाहिए? 10 से 12 साल होता है। हाँ, तो उसमें टाइफाइड और ये टिटनस का पड़ता है, एक कॉम्बिनेशन है। टाइफाइड और टिटनस का वो पड़ता है, लास्ट वैक्सीनेशन है। ताकि बच्चे टाइफाइड और टिटनेस से सुरक्षित रह सके। तो इस तरह का जो टीकाकरण है वो अवश्य बच्चों के अभिभावकों को दिलवा लेना चाहिए, क्योंकि कई चरणों में, कई एजेस में, जितने भी वर्ष होते हैं सब में अलग अलग टीकाकरण की सुविधा है। ट्यूबरकुलोसिस से बचने के लिए, टीबी अहम बीमारी है समाज में, टीबी से बचने के लिए बहुत वो टीका है उसका, जो बचपन पैदा होता है उसे कुछ ही दिन के बाद दिला दिया जाता है, उसको बीसीजी कहते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी है समाज में, टीबी, तो उससे बचने का है। और ये छोटी माता जिसको कहते हैं मिजिल्स, बड़ी माता जो चिकन पॉक्स है जो अभी निकल रहा है बहुत, इससे बचने के लिए है वैक्सीन। और पोलियो से भी बचने के लिए बच्चों को टीका लगाया जाता है। पोलियो तो हम लोग को देश से इरेडिकेट हो गया, ख़त्म हो गया है। फिर भी अभी कुछ पोलियो का कुछ खास नियम है। इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स हम लोग का संस्था है नेशनल लेवल का, उसका गाइडलाइन आता है टाइम टाइम पर, उसके अकॉर्डिंगली फॉलो करते हैं हम लोग कि पोलियो का इंजेक्टेबल अब चलता है, पोलियो का ओरल भी चलता है, साथ में इंजेक्टेबल भी चलता है। क्या अभी पोलियो का टीकाकरण करवाना अनिवार्य है? क्योंकि पहले एक ज़माना था जब जब बच्चे पैदा होते थे उसके बाद बच्चों को ये आवश्यक रूप से जो पोलियो का टीका होता था वो दिलवाया जाता था। तो अभी भी उतना ही अनिवार्य है पोलियो का फॉलो अप टीका? में अभी देना चाहिए, देश के हित में अच्छा है, अभी फॉलो अप में होना चाहिए। अभी देखिए कोरोना, वो उदाहरण दे रहे हैं कोरोना का, ठीक से फॉलो अप नहीं हुआ, बम्बई में फिर बढ़ गया कोरोना, है ना, नागपुर में बढ़ गया कोरोना। तो फॉलो अप में ज़रूरी है कि बचा जाए, कोरोना से बचने का गाइडलाइन है, लोग नहीं फॉलो किए तो फिर इरप्शन हो गया उसका, बढ़ गया संगे। तो पोलियो का कौन क्या भरोसा, कोई पाकिस्तान से आदमी आ गया, कोई दूसरे स्टेट से आ गया, दूसरे देश से आ गया, और वहाँ से पोलियो लेके चला आया। आपके यहाँ वो पोलियो का कीड़ा तो फैलता है पैखाने से, वो बीमारी फैलती है बच्चे के पैखाने से, तो वो इन्फेक्शन हो गया तो कहीं भी हो सकता है। तो ये जो है कि बीच बीच में पोलियो का टीकाकरण कराना चाहिए, जो गाइडलाइन है आईएपी का, तो उससे क्या होता है कि अगर बीच में कोई आ भी गया उस तरह का पोलियो का केस, तो वो नहीं इरप्ट होगा, वो नहीं आ पाएगा। बिल्कुल। तो किसी भी बीमारी को अगर वो ख़त्म भी हो रहा है तो उसे नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। उसका आप उसके उसके जितने भी दवाइयाँ हैं या सुरक्षा कवच है उसका आप बखूबी से इस्तेमाल करें। और बच्चों को काफ़ी गंभीर बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि आपने बताया डायरिया हो गया, और काफ़ी टाइफाइड वगैरह हो गया, निमोनिया हो गया, कैंसर जो कि एक बेहद गंभीर बीमारी है। वो अगर लोगों को होती है जो कह सकते हैं कि मिड एज में होते हैं, लेकिन बच्चों को भी कैंसर होती है। तो बच्चों को कैसे कैंसर होता है और क्या इससे कितनी प्रकार का कैंसर बच्चों में होता है? बहुत तरह का कैंसर है जो बच्चों में होता है। सबसे कॉमन है ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। दूसरा है कि पैदाइशी उसका आता है ट्यूमर, बहुत सा होता है, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर है, तो ब्रेन ट्यूमर है, लिवर ट्यूमर है। इस तरह से कैंसर पैदाइशी होता है और बहुत ख़तरनाक होता है, बचाना बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन ल्यूकेमिया वगैरह करके ये बहुत कॉमन बीमारी है, बच्चों में कॉमन नहीं है, होता है। तो इस तरह से कैंसर होता है, ब्लड कैंसर जिसको कहते हैं, ये ग्रुप है ब्लड कैंसर। तो क्या जिस तरह से कैंसर के तो अब ऐसे इलाज हो गए हैं जिससे कैंसर से बचा जा सकता है, तो बच्चों को भी बचाया जा सकता है यदि गंभीर बीमारियां हो रही हैं जैसे कैंसर? नहीं, कैंसर का इलाज अभी निकला नहीं है, कैंसर का भी इलाज हुआ नहीं है।
बड़ी मुश्किल है कहना कि कैंसर का, हाँ, कि कैंसर का इलाज हो जाएगा। कैंसर का इलाज नहीं है। हाँ, उसको लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। कैंसर के जो पेशेंट है उसके लाइफ को बढ़ाया जा सकता है। प्रोफाइलेक्टिक मतलब कि बचाव के लिए कुछ प्रोटेक्टिव दवा दिया जाता है, लेकिन क्योर नहीं कर सकते हैं कैंसर को, अभी क्योर नहीं आया है। तो बच्चों में जब कैंसरस सेल आ जाते हैं तो फिर ये सिम्टम कैसे पता चले गार्जियन को, पेरेंट्स को? अब जैसे ब्लड कैंसर हुआ तो सिंपल एक ब्लड का जांच कराएंगे, टीसीडीसी, उसमें ब्लड काउंट लाखों में, जो हज़ार में रहता है वो लाखों में हो जाएगा। सिंपल एक ब्लड जांच से कैंसर का पता चल जाएगा। और बहुत सा है जांच करने का तरीका कैंसर का। ब्रेन का अगर जांच कराते हैं, लक्षण अगर हमको लगता है कि इसको ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, तब ब्रेन का अगर कराते हैं सीटी स्कैन चाहे एमआरआई, इस तरह का जांच, तो उसमें ट्यूमर आ जाता है। ट्यूमर मतलब एक मांस होता है, गोला बन जाता है ब्रेन में, टिश्यू में, तो उससे पता चलता है कि वो इस तरह का कैंसर है। तो फिर उस तरह का ऑपरेशन भी संभव है, लेकिन 100% परफेक्ट नहीं हो पाता है, क्योर नहीं होता है। क्योर नहीं हो पाता है। हाँ, डेथ रेट बहुत ज़्यादा है। डेथ रेट कैंसर्स में बच्चों के बहुत ज़्यादा है। और ये जो कैंसर होता है बच्चों में कैसे हो जाता है? कैसे होता है कैंसर अभी मालूम नहीं है किसी को दुनिया में। जैसे ट्यूमर, जैसे बच्चों में, जैसे नॉर्मल लोगों में जैसे गिल्ट बनता है या ट्यूमर आता है, वैसे ही वही वो प्रोसेस भी है। नहीं मालूम है कि एडल्ट में अगर कैंसर होता है, कोई कैंसर होता है, तो वो कैसे हुआ। बस वो हो जाता है तो पता चलता है जांच कराने पर कि यहाँ कैंसर हो गया। अब जैसे खैनी पर आप देखती होंगी, खैनी खाने वाला, बीड़ी सिगरेट पीने वाला, देखिए कि अपने देश में बहुत सा प्रचार हुआ कि भाई मत खाओ, प्रचार सिगरेट पर लिखा रहता है, सिनेमा में दिखाता है कि कैंसर होता है इससे। तो एक कारण ये पता चला कि हाँ, ऐसा जो यूज़ करते हैं या जो शराब पीते हैं ज़्यादा, उनको कई तरह का कैंसर होने का चांस रहता है, लेकिन एग्जैक्टली वही नहीं है कि उससे होता है। बिल्कुल, ये कहा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा सिगरेट या फिर शराब का सेवन करते हैं उनमें ये कैंसरस सेल जो है वो पाया जाता है। तो बच्चे, जैसे कि बच्चे, उनको कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। बिल्कुल कैंसर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन बच्चों, क्योंकि बच्चे तो अभी अभी होते हैं और कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एज बहुत कम होता है और उनमें कैंसर पाया जाता है, तो ये काफ़ी अद्भुत होता है कि इतने कम एज में कैसे कैंसर हो जाता है। ऐसे छोटे बच्चों को इतनी गंभीर बीमारियां कैसे हो जाती हैं? लीवर कैंसर बहुत कॉमन है, ब्रेन ट्यूमर बहुत कॉमन है बच्चों में, लेकिन ये कहना कि कैसे हुआ ये मुश्किल है। हाँ, तो ये कंजेनाइटल है, एक तरह से कंजेनाइटल है, पैदा हुआ तो उस समय कुछ इस तरह का सेल उसमें डेवलप कर गया और कैंसर का रूप ले लिया। बच्चों में भी कई ऐसी बीमारियां होती हैं जिनका इलाज ऑपरेशन के द्वारा होता है। लेकिन अब तो काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ बदल गई हैं और ऑपरेशन के ज़रिए भी बदल गए हैं। ऑपरेशन पहले बहुत ख़तरनाक तरीके से होता था, तो क्या अब भी बच्चों में वैसे ही ऑपरेशन कह सकते हैं कि पेचीदा होता है, या कुछ इजी तरीका, कोई आसान तरीका आ गया है ऑपरेशन का? नहीं, पहले से बहुत सहूलियत हो गई है, टेक्नोलॉजी बदला है, मशीनरी बहुत मशीन आ गए हैं, तो आसान हो गया है ऑपरेशन करना, बच्चा हो या एडल्ट हो किसी में। कैंसर का भी ऑपरेशन बहुत जगह होने लगा है, लेकिन थोड़े बड़े बड़े सेंटर में होता है। पहले से इजी हो गया, आसान हो गया है। और हम ऑपरेशन की बात कर रहे हैं, गंभीर बीमारियों की बात कर रहे हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जब पैदा होते हैं उसके कुछ ही दिन बाद उनके कह सकते हैं कि उनके हाथ में कुछ डिफेक्ट होता है या फिर पाँव में डिफेक्ट होता है, तो फिर उससे कैसे मतलब निजात मिलेगा, वो कैसे ठीक होता है? हाँ, बहुत सा इसको कहते हैं कंजेनाइटल डिफेक्ट, पैदाइशी गड़बड़ी। तो वैसे हालत में उसको सुधार किया जा सकता है। बच्चे का पैर ऐसे टेढ़ा रहता है, ऐसे घुमा रहता है, तो प्लास्टर से ठीक किया जा सकता है। किसी के 6 उंगली है, हो गया 6 उंगली हो गया, ये कंजेनाइटल डिफेक्ट हुआ तो ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है, इस तरह का। तो ये कोजेनाइटल डिफेक्ट होता है और जेनाइटल नहीं, कॉन्जेनाइटल। कॉन्जेनाइटल डिफेक्ट होता है। ये कुछ मेडिकल टर्म्स हैं जो आज अब मैं सीख रही हूँ डॉक्टर साहब से। तो ये कॉन्जेनाइटल टर्म्स होते हैं, तो उससे जो बच्चे होते हैं वो उन्हें निजात मिल जाता है, क्योंकि उसका भी ऑपरेशन होता होगा। 100%, 100% उससे बच्चे ठीक हो जाते कर हैं। दिया जाता है वो डिफेक्ट को। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हम भी देखते हैं, हमारे आसपास में कई ऐसे बच्चों को हम देखते होंगे जो किसी का हार्ट डिफेक्ट है, तो कभी कभी किसी के होंठों में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, 2 भाग में कटा रहता है होंठ, वो भी जेनाइटल डिफेक्ट ही होता है। हाँ, जेनाइटल होता है,
जैसे वो जो ऊपर वाला ये बीच से फड़ा हुआ रहता है ना, उसको देहात में चिढ़ाता है लोग, नक फट्टा है करके। तो वो एक कंजेनाइटल है, वो रिपेयरेबल है, वो ठीक होने वाला है। और ये तलवा है, तलवा का ऊपर हिस्सा में भी क्लिफ्ट पैलेट होता है, मतलब कि वो बच्चा दूध कैसे पकड़ाएगा, बच्चा दूध पिएगा तो उल्टी करेगा, तो नाक से भी करेगा, मुंह से भी करेगा, नाक से ज़रूर करेगा। तो डॉक्टर के पास जाने पर डॉक्टर ही बताएगा कि नाक से करता है, तब जाके उसको मुंह का जांच किया जाता है। तो ये पता चलता है कि अपर लिफ्ट में, अपर पैलेट में ये है, क्लिफ्ट है, फटा हुआ है, बीच में 2 भाग में बटा हुआ है। तो वो भी क्योरेबल है, वो भी क्यूरेबल है सही समय में, लेकिन पहुंच जाना चाहिए डॉक्टर के पास। अब 12 बरस को होके पहुंचेगा तब तक तो बोन डेवलप कर जाएगा, तो नहीं होगा। तो अभी हम जो लिप्स की बात करते हैं, होंठों की बात करते हैं, जो होंठ कटे हुए होते हैं और बिल्कुल बच्चों को काफ़ी परेशानी भी होती है, तो वो रिपेयर तो हो जाता है, तो काफ़ी महंगा होता होगा या फिर नहीं, अब महंगा नहीं है, अब तो बहुत जगह फ्री होने लगा है। बहुत सा एनजीओ है जो फ्री चलाता है हॉस्पिटल, फ्री कैंप में चला। बच्चों का ऑपरेशन हो के वो आराम से उसको रिपेयर किया जा सकता है। उसको क्या उसको बदल दिया जाता है या फिर उसको नहीं, ठीक कर दिया जाता है? रिपेयर होता है, रिपेयर हो जाता है। उसमें प्लास्टिक सर्जन का अहम भूमिका है। तो उसमें बच्चों को कोई खतरा तो नहीं है ऐसे नहीं, में? कोई खतरा नहीं। तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जो बच्चे होते हैं, लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि यदि आप सही वक्त पे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं अपने बच्चों को, तो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल सही समय पे वो ठीक भी हो जाएंगे और उन्हें कोई हानि भी नहीं होगा। जाते जाते और आखिरी ये सवाल करना चाहूँगी कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उन्हें देखभाल की काफ़ी ज़रूरत होती है, क्योंकि सीधा बच्चे पे असर पड़ता है। तो क्या खान पान उनका होना चाहिए ताकि बच्चा स्वस्थ हो, क्योंकि उनके खान पान से भी बच्चे का जो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य बिगड़ सकता है और बच्चा बिल्कुल कह सकते हैं कि बीमार निकलता है, पतला निकलता है। तो ऐसे में खान पान कैसा होना चाहिए गर्भवती माँ का? मदर का खान पान पर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। जो माँ बनने वाली हैं, जो गर्भवती हो गई हैं, तो उनको आयरन, मल्टीविटामिन, कैल्शियम विधिवत तरीके से रेगुलर लेना चाहिए। पौष्टिक आहार लेना चाहिए, दाल खाना चाहिए ज़्यादा, दाल रोटी सब, फल कुछ खा, संभव हो तो फल, संभव हो तो नॉन वेज प्रिपरेशन कुछ खाना चाहिए। कहा जाए कि उनके खाने पर ही बच्चे का विकास डेवलप करता है, बच्चे का विकास। दूसरी बात है कि बहुत सी गर्भवती माँ जो है इन्हें देहात में रहती हैं, वो अपना थोड़ा बुखार हुआ तो कोई दवा लेके खा ली, तो वो दवा बहुत सा है जो बच्चे पर बुरा असर डालता है, बच्चे पर वो कंजेनाइटल इफेक्ट कर देगा कोई, है ना। हाँ, और बहुत गड़बड़ हो सकता है। तो खाने का पूरा ये होना चाहिए कि लेडी डॉक्टर से लेके सलाह लेके दवा पानी लेकर के और खाना चाहिए। बिल्कुल, तो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उन्हें दवाओं का सेवन उस दौरान नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, लेकिन मल्टीविटामिन और आयरन और इस तरह की दवा। और क्योंकि आप जैसा भी जो माँ है वो गर्भवती होने के दौरान खाती हैं, वो बच्चों पे सीधा असर पड़ता है। यदि वो पालक खाती हैं तो उससे ये भी कहा जाता है कि बच्चों के जो बाल होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, बच्चों का शरीर काफ़ी स्वस्थ होता है। सब मिला करके है, खाना का सब मिला करके उसमें विटामिन मिला, आयरन मिला, प्रोटीन मिला, वो सब मिला करके बच्चे पर असर होता है। बच्चा सुंदर पैदा होता है, अच्छा वजन रहता है, नॉर्मल डिलीवरी होने की भी चांस बढ़ जाती है। अब बच्चे गर्भवती, जब माँ गर्भवती रहती है, उसको घर का काम काज करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी रखना चाहिए, तो ऐसे हालत में नॉर्मल डिलीवरी होने का चांस अच्छा रहता है। और बात है कि वैसे माँ को, बच्चा जब पैदा होता है तो माँ को ब्रेस्ट फीडिंग ज़रूर कराना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जो है ना, लाखों दवा की एक दवा है। ब्रेस्ट फीडिंग में बहुत सा चीज़ मिलता है। माँ का दूध सर्वोत्तम है कहा गया है, तो माँ का दूध पिलाना चाहिए। पैदा हुआ उसके 1 घंटे के बाद ही माँ के नज़दीक रखना चाहिए। तो क्या होता है कि उनका दूध उतरेगा, जल्दी दूध उतरेगा और पिएगा बच्चा। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आर के हिमांशु जी, जो कि सीनियर कह सकते हैं कि सीनियर शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, और इन्होंने आपको बताया कि किस तरह से बच्चों का ख्याल रखें, बच्चों को किस तरह से बच्चों का खान पान होना चाहिए, और अभिभावकों को खास तौर पे बच्चों का ध्यान देना चाहिए, किस स्टेज में उन्हें कौन सा वैक्सीनेशन लगना है। बच्चों में भी काफ़ी टीकाकरण का महत्व होता है, तो बच्चों को टीकाकरण अवश्य दिलाएं, बच्चों को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, तभी आप भी खुश रहेंगे। और फिलहाल आज
आज के कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन हम अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे एक अलग रोग के साथ और उसके विशेषज्ञ के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए DTV भारत और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।